हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के बारे में कि बॉर्न हाइब्रिड साइकिल क्या होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स पर बात कर चुके हैं, वो सभी आप लोग देख लीजिए, जिससे नोट्स जब बनाएं तो आप एक लाइन से सभी चीजों को नोट कर सकें। और इस लेक्चर में हमें बेसिकली पढ़ना है बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के बारे में कि बॉर्न हाइब्रिड साइकिल क्या होता है, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल क्या कहता है, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल कैसे लैटिस एनर्जी से कनेक्टेड है। इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और सभी चीज़ों को नोट करते रहना, समझते रहना। ठीक है, हम बात करने वाले हैं बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के बारे में। अगर आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं तो केवल आप इस लेक्चर को देखकर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और जो नोटबुक बनाना रहेगा वो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ आपको सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के बारे में। लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हाइब्रिड साइकिल, यह हमारा टॉपिक है। तो लैटिस एनर्जी पर हमने एक लेक्चर बना लिया है, वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। और हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के बारे में। बॉर्न हाइब्रिड साइकिल का कॉन्सेप्ट जो है यह थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मुझे लगता है कि यह 20 मिनट या 25 मिनट के लेक्चर्स में नहीं बन पाएगा तो हम इस वीडियो को वहीं कट कर देंगे और अगले लेक्चर में बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के एग्जाम्पल पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा बेसिकली टारगेट क्या रहेगा, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझना कि बॉर्न हाइब्रिड साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए जो हम पहले समझाएंगे वही लिखेंगे। हम कुछ अलग चीज़ें नहीं करते। हम क्या करते हैं, केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उसी चीज़ को हम फिर से शब्दों में लिखवाते हैं, और वही हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वही हमारा टारगेट चीज़ बन जाता है, यानी हमारा मटेरियल बन जाता है। तो देखिए, हम अभी लेटिस एनर्जी से ही कांटेक्ट करके बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले ध्यान से देखो, और अगर नोटबुक लेकर बैठे हो तो लिखते चलो। ठीक है, यहाँ पर लिखो पहले स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाने में, BOND, बॉन्ड बनने में लिख लो। बनने में जो होता है एनर्जी, क्या होता है, किसी भी लेटिस एनर्जी का लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे क्या, कि जब कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें कुछ एनर्जी मुक्त होती है और वही एनर्जी लेटिस एनर्जी कहलाती है। तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाने में आयनिक कंपाउंड बनना और आयनिक बॉन्ड बनना मतलब कि क्या है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जब वही एक कंपाउंड फॉर्म हो गया तो वह कहलाता है आयनिक कंपाउंड। उसी चीज़ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब वह आयनिक बॉन्ड स्टेबल बन रहा है तो बनने में एनर्जी जो रिलीज होती है, यानी कि मुक्त होती है, रिलीज होती है, तथा इस एनर्जी परिवर्तन में हम क्या कर रहे हैं, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल का इंट्रोडक्शन अभी देने की कोशिश कर रहे हैं। तथा इस एनर्जी परिवर्तन यानी कि चेंजेस में, इस एनर्जी चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही हमारा इंट्रोडक्शन देने का कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को हम लिख रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं
कि जो हमारा एनर्जी परिवर्तन होता है, अभी हम चीज़ों को समझाएंगे कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, लेकिन पहले उसका इंट्रोडक्शन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते या किया जाता है या करते हैं। और यह साइकिल जो है, यह साइकिल किस पर होता है? यह साइकिल हेस के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? HESS, हेस का नियम आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। हेस का नियम एक बहुत ही अच्छा नियम है जो कई तरह की चीज़ों को क्लियर कर देता है, कि हेस का नियम बहुत ही फेमस नियम भी है। तो वो आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप चले जाइए और गूगल पर सर्च कर लीजिए कि हेस का नियम क्या है। वहाँ से जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा उसको आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग भूल गए हैं तो भी आप लोग कर लीजिए, और अगर चाहते हैं कि हम हेस के नियम पर भी वीडियो बना दें तो कमेंट कर दीजिए, हम भी बना देंगे उस पर भी। तो चलो चीज़ों को समझते हैं, समय नहीं बर्बाद करते, क्योंकि समय सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। देखो, कोई भी जब आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो वह आयनिक कंपाउंड जो है वह स्टेबल अगर होना चाहता है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। और जब जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। यह लैटिस एनर्जी के डिफिनीशन से ही क्लियर है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक स्टेप में रिलीज नहीं होती। यहाँ पर हमने तो दिखाया है कि रिएक्शन में कि हमने सीधे क्या किया, दो गैसियस आयन लिए फ्री जो हैं उनसे एक हमने आयनिक कंपाउंड बना दिया और कुछ एनर्जी निकाल दी, उसी को हमने कहा लैटिस एनर्जी। लेकिन जो लैटिस एनर्जी होती है वो एक स्टेप से नहीं निकलती। क्या हम कहना चाहते हैं, इसको अभी हम जब एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तो समझ में आएगा। कई स्टेप्स में जाकर एक एनर्जी बनता है, मतलब कि एक आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो हमने यहाँ समझाया था हाइड्रोजन को लेकर, तो यह हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर Na होता तो Na जो होता वह सॉलिड होता, सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ही होता है। तो जो सॉलिड है उसको पहले हमें गैस में बदलना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें कुछ और स्टेप्स लेकर जाने पड़ते हैं, इसको और तरह के स्टेप्स से गुजारने पड़ते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है, इनको हमें अभी क्या कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है, इनको गैसियस स्टेट में बदलना पड़ता है। तो ये सभी एनर्जी लग रहे हैं या निकल रहे हैं। तो उन्हीं एनर्जी को एक दूसरे से कनेक्टेड करने के लिए इस तरह के एक रिप्रेजेंटेशन को बॉर्न हैबर साइकिल ने दिया, और उसी को हमने कहा, बॉर्न हैबर ने दिया, उसी साइकिल को हमने कहा बॉर्न हैबर साइकिल, क्योंकि यह एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगे साइकिल के रूप में, ठीक है। और यह साइकिल जो होता है वह हेस के नियम पर ही आधारित है। हेस का नियम क्या कहता है आप लोग पढ़ लीजिए। तो अब देखो आगे की चीजें हम समझते हैं। इस साइकिल की सहायता से, इस साइकिल मतलब क्या, बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से, यानी कि मदद से, यानी कि हेल्प से किसी भी आयनिक बॉन्ड, ठीक है, BOND बॉन्ड के बनने में भिन्न स्टेप्स, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स में होने वाले, जो हमने समझा है वही चीज़ हम लिख रहे हैं, होने वाले एनर्जी के आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज लिख सकते हैं, के एक्सचेंज के बीच रिलेशन, एक रिलेशन हमने बताया ना कि एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन स्थापित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तथा और इसके बारे में समझो और भी चीज़ें। हमने अभी तक क्या समझा कि उनके बीच हर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसके बीच एक रिलेशन स्थापित होगा। जैसे सॉलिड से पहले हमने गैस स्टेट में बदलाया तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा, फिर उसके बाद हम जब गैस से बनाए तो उसके बाद हम उसके इलेक्ट्रॉन को निकाले,
जब उसके इलेक्ट्रॉन को निकाले यानी कि उसके आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो Na पर प्लस चार्ज आएगा, तो उसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा या लगेगा। तो उन तरह के एनर्जी को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसी बॉर्नहाइमर ने उसी चीज़ के बारे में बताया था। तो उसी चीज़ में एक रिलेशन स्थापित किया जिसको बॉर्नहाइमर साइकिल कहते हैं। तो उसी चीज़ को हमने लिखा। लेकिन अब एक और चीज़ समझते हैं, और तथा लिखो पहले हम समझाते हैं। तथा इनसे बॉन्ड जो बना है, बॉन्ड के बनने में टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब एक स्टेप में तो हुआ नहीं है, कई स्टेप्स में हुए हैं। तो जो अलग अलग स्टेप्स में एनर्जी निकल रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जी कई स्टेप्स में निकल रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, इसके बारे में बात किया जा रहा है। टोटल रिलीज एनर्जी लिखना था। टोटल यहाँ लिख लो रिलीज बीच में, RELEASE, ठीक है। टोटल रिलीज एनर्जी को ज्ञात किया जाता है। क्या हमने कहा कि जो हमारा बॉर्न-हाइमर साइकिल है, इससे हमें ज्ञात क्या किया जाता है, किसी भी कंपाउंड यानी कि बॉन्ड के बनने में जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। और यह जो हीट होता है यानी कि यह जो एनर्जी होता है, जो हमारा टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है, यह एनर्जी कहलाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, बात क्लियर हो गई। यह एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। और हमने क्या भी बताया कि यह एक से अधिक स्टेप्स में रिएक्शन होता है। तो जब हम इसके एग्जाम्पल को समझाएंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब हमने यह बता दिया कि यह कई स्टेप्स में होता है तो पहले हम चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब एग्जाम्पल समझाएंगे तो सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स होंगे छोटे मोटे कि क्या स्टेप्स बता रहे हैं सर, वो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब हमने समझा दिया कि स्टेप्स में होते हैं तो स्टेप्स को समझते हैं, ठीक है। क्या स्टेप्स होता है, जैसे कि हमने बताया कि सॉलिड से गैस में बदलेंगे पहले, तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, लिखो, जो चीज़ें लिखने हैं उन्हें लिखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग नोटबुक उठाए हैं तो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट समझते रहिए। देखिए इसके आगे लिखिए, किसी बॉन्ड के लिए, ठीक है, जब कोई बॉन्ड बनता है उसके लिए, किसी बॉन्ड के लिए इसकी मतलब क्या, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू जो होती है वो जितनी अधिक होगी, हमने जैसा कि लैटिस एनर्जी में भी समझाया था कि जितनी लैटिस एनर्जी अधिक होगी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तौर पर ही हमने समझाया कि जो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो होता है लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये दो अलग अलग तरह के एनर्जी होते हैं। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हम इसको भी आगे क्लियर कर देंगे जब इसको एग्जाम्पल पर समझाएंगे तो। लेकिन जो लैटिस एनर्जी होती है और हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये अलग अलग एनर्जी है। लेकिन ये दोनों जितने ही अधिक होंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल भी होगा, ठीक है। अभी हम समझाएंगे कि कैसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि बेसिकली यही है कि अगर हम ये लिए हैं, ठीक है, ये वाला अगर हम लिए हैं यहाँ पर, तो इससे अगर हम NaCl बना रहे, Na प्लस और Cl- एक हम आयनिक कंपाउंड बना रहे, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुई है यही एनर्जी ही कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर ये तो सीधे गैसियस स्टेट में दोनों ही थे और ये भी आयनिक थे, ये भी आयनिक थे, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है और आयनिक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन इस प्रकार के एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम क्या समझा रहे थे, किसी बॉन्ड के लिए इसकी वैल्यू यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वह कंपाउंड जो होगा वह स्टेबल होगा, उतना ही अधिक बॉन्ड लिख लेते हैं, या तो ऐसा लिखते हैं उतना ही अधिक बॉन्ड
स्टेबल होगा, यानी कि स्ट्रांग होगा। बॉन्ड के रूप में हम बात कर रहे हैं तो समझाते समझाते कई बार गलती हो जाती है। स्ट्रांग होता है, ठीक है, उतना ही अधिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। समझ में आ गई बात। अगर हम कंपाउंड के रूप में बात करते हैं तो कंपाउंड स्टेबल होता है या नॉन स्टेबल होता है, लेकिन जो बॉन्ड होता है या तो वीक होता है या तो स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हमने स्ट्रांग वर्ड यूज किया। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हम स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट था, ये वाले पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए। चाहे तो इसके आगे ऐसे मार्क भी कर सकते हैं स्टार के तौर पर, ठीक है। और ये सभी चीज़ें याद करिएगा, समझते हुए चलिए और आगे की चीज़ें नोट करते हैं। अब हमने बताया कि ये कई स्टेप्स में होते हैं। पहले सॉलिड से गैस में बदलेगा, गैस से इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद वह Cl से रिएक्शन करेगा, Cl से रिएक्शन करने के बाद वह फिर से बनाएगा अपने जो चीज़ें बनाने रहेंगे, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया। तो इसके बाद जब स्टेप्स की बात आ गई तो हम स्टेप्स पर अब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो एलिमेंट से कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है आयनिक, वो किससे बनता है? एलिमेंट से। एलिमेंट से कंपाउंड के बनने में निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं, यानी कि लिख लो फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, ऐसे लिखो, ठीक है, होते हैं। अब पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप, पहले स्टेप में लिखो, थोड़ा कलर बदलते हैं जिससे अच्छा लगेगा। एलिमेंट, सॉरी, जो माइक है वो गिर जाता है सर, क्योंकि वो पिन में लगता ही नहीं है। देखो, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एलिमेंट के एटम, ठीक है, एलिमेंट के एटम सॉलिड स्टेट, SOLID, सॉलिड, और यहाँ पर लिखो और लिक्विड स्टेट से, क्या हमने कहा, सॉलिड होते हैं या लिक्विड स्टेट होते हैं, उनसे क्या हम करते हैं, पहले गैस स्टेट में बदलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, एलिमेंट के एटम सॉलिड और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदले जाते हैं। GASEOUS, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, यानी कि चेंज किए जाते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि जो एलिमेंट होता है, पहले स्टेप्स में हम बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। एलिमेंट का एटम मतलब क्या, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके एटम पर हम बात कर रहे हैं। वो या तो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकते हैं, या तो गैसियस हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन बनते हैं। तो अगर सॉलिड में है तो उसको हम पहले गैस स्टेट में बदलेंगे, लिक्विड है तो उसको हम गैस स्टेट में बदलेंगे, और अगर गैसियस स्टेट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गैसियस स्टेट में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है कि जो हमारा गैसियस एटम है, गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है, गैसियस एटम है, तो वो क्या करेंगे, पहले हम उनको गैसियस एटम के बारे में हमने क्या बताया, जब गैसियस बदल जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालेंगे या उनमें इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे जिससे वो आयन बने। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज लिखिए यहाँ, तो सही वर्ड है एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज मतलब क्या, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। आदान प्रदान कर आयंस बनाएंगे, ठीक है। आयंस में चेंज होते हैं, ऐसे लिखो, आयंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब हम बात करते हैं अपने फाइनल और तीसरे स्टेप में, कि तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं। तीसरा स्टेप कहता है कि ये जो आयंस जो बने हैं वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। एक बॉन्ड बनाएंगे, पहले लिख सकते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक बॉन्ड बनाएंगे मतलब क्या, एक कंपाउंड बनाएंगे।
जब कोई कंपाउंड बनता है तो उनके बीच ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहता है, तभी तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तभी तो वो जाकर एक कंपाउंड बनाए हैं, तो यानी कि एक बॉन्ड बनता है। तो हमने क्या समझा है, बॉर्न हैबर्ट साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे यह वीडियो 20 मिनट बन चुका है, तो अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल पर बात करेंगे। तो बॉर्न हैबर्ट साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट था, हमने समझाया कि बॉर्न हैबर्ट साइकिल आयनिक बॉन्ड के स्टेबल बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, और यह हेस के नियम पर ही आधारित होता है। इस साइकिल की सहायता से हम जो आयनिक बॉन्ड के बनने में अलग अलग स्टेप्स हैं, तो उनके बीच जो एनर्जी रिलीज हुई है, उनके एनर्जी एक्सचेंजेस जो हुए हैं, उनको यह एक रिलेशन में स्थापित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यह जो रिप्रेजेंटेशन है, उनसे जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो भी कंपाउंड हमारा बना हुआ है, तो उस टोटल एनर्जी रिलीज को ही, टोटल रिलीज एनर्जी को ही हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और जितना अधिक हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतना ही बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा। फिर इसमें हमारे कई स्टेप्स हैं जो बॉर्न हैबर्ट साइकिल ने बताया। उन्होंने कहा कि पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, अगर हमारा एलिमेंट का एटम है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो सॉलिड और लिक्विड को हम पहले गैसियस स्टेट में बदलेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे या उनमें डालेंगे, उनसे एक आयन बनेगा और वो फिर से एक कंपाउंड बनाएंगे जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। ये बॉर्न हैबर्ट साइकिल का कॉन्सेप्ट था। अब अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।